Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the episode number 42 of News Analysis Videos, and today we are covering a very important topic for your upcoming SSPs, which is war in West Asia. तो करंट जो वॉर है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो एसएसबी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है पिछले मंथ में एंड अपकमिंग मंथ्स में अगर ये एस्केलेट फर्दर होता है तो यही प्रोमिनेंट रहेगा। तो एटलीस्ट इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली द एनालिसिस पार्ट, क्योंकि केवल इतना जान लेना कि ईरान एंड इसराइल क्यों लड़ाई कर रहे हैं एंड इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन सी मिसाइल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो दैट इज़ वन फैक्चुअल पार्ट। बट अगर आप थोड़ा और एनालिसिस करते हो, अगर आप ये पता लगाते हो कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा है, जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को एक बार एनालाइज करें एंड हम लोग थोड़ा बहुत जो ये पर्टिकुलर वॉर चल रही है, इसराइल एंड ईरान की जो वॉर चल रही है, इसके बारे में जो हमें मिनिमम लेवल पे पता होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कवर करूँगी, लाइक वाई द वॉर स्टार्टेड, फिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और क्या क्या कैसे ये जो वॉर है ये 1 मंथ तक चल गई है। ठीक है, क्योंकि ये वॉर जो है 28 फरवरी को स्टार्ट हुई है एंड अभी आप 29 को ये वीडियो देख रहे हो, तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो इतने टाइम तक ये वॉर चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं दोनों साइड्स को। Like on one hand we have USA and Israel and on other hand we have Iran। तो इन दोनों के बीच में जो ये वॉर है, इनमें ये दोनों साइड्स जो हैं, दोनों पार्टीज, इनको बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, लाइक, दिस इज द रॉन्ग थिंग एक्चुअली, आई टुक इट फ्रॉम द लास्ट वीडियो, ये स्लाइड लास्ट वीडियो की थी। तो यहाँ पर ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई? अब ये जो वॉर है ये 28 फरवरी 2026 को जब स्टार्ट हुई, जब यूएसए एंड इसराइल ने दोनों ने मिलके एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ठीक है, तो आप अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगी तो 2025 में ही हमने लेटेस्ट देखा था कि जो यूएसए है अलोंग विथ इसराइल, उन्होंने ईरान के ऊपर लास्ट ईयर भी अटैक किया था एंड दैट वाज थ्रू 12 डे वॉर। ठीक है, जो अगस्त में हुई थी। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपने ये सुना होगा कि इजराइल एंड ईरान एंड यूएसए आर इन्वॉल्व इन वॉर। तो यहाँ पर वो जो थी वो मोस्टली वन साइडेड वॉर थी, उसमें ईरान का इतना रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था क्योंकि यूएसए ने क्या किया था, यूजिंग देयर B2 बॉम्बर्स। ठीक है, उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी, जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइट्स थी, जैसे कि नतान्ज है, इश्फाहान है, ठीक है, इन पे अटैक किया था। देयर वाज वन मोर, तो इन पे अटैक किया था एंड अकॉर्डिंग टू ट्रम्प व्हाट ही सेड कि इन साइट्स को कंप्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में ईरान के साथ में यूएसए की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। ठीक है, नेगोशिएशंस किस बेसिस पे कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली बंद कर देगा, और बाकी भी कुछ टर्म्स थी। बट ये जो नेगोशिएशंस थी वो किसी रेजोल्यूशन पे नहीं पहुंची इस ईयर 2026 में। ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर नहीं पहुंची, इसलिए यूएसए, एंड आपको पता है यूएसए को फिलहाल लीड कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, तो किस तरह के वो पर्सन हैं एंड किस तरह के वो डिसीजंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस बारी यूएसए ने एक सरप्राइज अटैक एंड दैट टू ऑन अ बिग लेवल, क्या लेवल है वो अभी आप देखोगे, वो लॉन्च किया ईरान के ऊपर। एंड उनका मेन पर्पस था कि वो लोग कैसे भी करके रेजीम चेंज करवा दें। ठीक है, अब रेजीम चेंज क्यों करवानी है? क्योंकि जो करंट रेजीम है वो यूएसए के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। जैसे वेनेजुला में हुआ, आपको अगर याद हो कि लेटेस्ट जो वेनेजुला है उसमें जनवरी में निकोलस मड्यूरो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया बाय यूएसए। व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यूएसए, तो इसलिए उनको कैप्चर कर लिया गया। अब सिमिलरली यहाँ पर यूएसए का यही आइडियोलॉजी थी। ठीक है, कैसे भी करके जो करंट रेजीम है, जहाँ पे सुप्रीम लीडर होता है ईरान में, एंड आईआरजीसी जो करंट गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है, तो इस रिजीम को चेंज करके एक डेमोक्रेटिक रिजीम लाई जाए। ठीक है, जिसमें वो खुद के जो अपने फेवर करने वाले जो लोग हैं उनको बिठा देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, एंड वही उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक ना तो रिजीम चेंज हुआ है और ना ही जो रिजीम करंट रिजीम है वो हार मानने को तैयार है। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग
जो हम लोगों ने लाइक इन द स्टार्टिंग देखा, तो यहाँ पे ईरान सॉरी यूएसए एंड इज़राइल ने ईरान पे जो अटैक्स लॉन्च किए थे, उनमें जो टारगेट्स थे वो न्यूक्लियर साइट्स थी ऑब्वियसली, जो पिछले बार कुछ न्यूक्लियर साइट्स रह गई थी या फिर जो फर्दर डेवलपमेंट हुई थी ईरान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स में, उनको भी डिस्ट्रॉय किया। देन मिलिट्री बेसिस, ठीक है, मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करने का आपको पता है वन रीज़न यही है कि वो ईरान कोई अटैक्स लॉन्च ना करे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज लीडरशिप। उनको टारगेट्स जो थे उनके वो टारगेट सेट थे कि उनको लीडरशिप को कैसे भी खत्म करना है। जब भी आप टॉप उनके अकॉर्डिंग जब भी आप टॉप लीडरशिप को खत्म कर दोगे, तो जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने आप हार मान जाएंगे। इन लाइक जैसा कि इसराइल ने पहले किया है हमास में, ठीक है, उन्होंने जो टॉप लीडर्स को खत्म किया कैसे एक एक करके, देन जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एकदम से शांत हो गए। तो यही सिमिलर चीज़ यहाँ पे करना चाहा था यूएस एंड इसराइल ने। अब बट यहाँ पर जो करंट रजीम है उन्होंने एक रेजिलियंस दिखाया, एंड उन्होंने अपनी लीडर की डेथ होने के बाद भी, ठीक है, जो अभी लीडर रहे थे बहुत टाइम से, लाइक अराउंड हम कह सकते हैं उन्होंने 2-3 डिकेड सर्व किया है। Ayatollah Ali Khamenei, he was killed. Actually, he was killed in the attacks which were launched by USA and Israel on 28th February. And इसके बाद से ईरान में जो टेंशन्स हैं वो इंस्टेंटली राइज हो गई, क्योंकि दे किल्ड द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। सो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनके साथ में उनका इमोशनल कनेक्शन तो था ही, साथ में दे द पीपल ऑफ ईरान, कुछ सेगमेंट कह सकते हैं, लाइक इन ईरान टू देयर आर टू सेगमेंट्स जो करंट रजीम को सपोर्ट करते हैं, जो करंट रजीम को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो लोग सपोर्टर्स थे आयतुल्ला अली खमीनी के, वो लोग उनके अगेंस्ट आ गए, यूएसए एंड इसराइल के, ठीक है। एंड जो आईआरजीसी है, जो मिलिट्री है, वो लोग तो ऑब्वियसली अटैक्स लॉन्च करना स्टार्ट कर ही दिया, क्योंकि ईरान के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है। इट कैन लॉन्च एज मेनी अटैक्स एज इट कैन। एंड ईरान का जो रिस्पॉन्स था उसमें मिसाइल अटैक्स थे, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारा मिसाइल स्टॉक पाइल है, तो दे कैन यूज दैट थिंग। देन ड्रोन स्ट्राइक्स थे, तो ड्रोन्स एक ऐसी चीज़ बनी है इस वॉर में जो बहुत जगह पे, जिसकी वजह से लाइक जो यूएसए है, ऑन वन हैंड यूएसए इज यूजिंग अ $1 million मिसाइल टू जस्ट टारगेट अ ड्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं दे बिकेम अ वेरी चीपर ऑप्शन एंड अ वेरी इफेक्टिव ऑप्शन इन दिस वॉर। एंड देन टारगेट्स क्या क्या थे, इसराइल था ऑब्वियसली, इसराइल पास में ही है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। यूएस बेसिस, अब डायरेक्टली यूएस पे अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूएस कॉन्टिनेंट लाइक अमेरिका इज फार अवे फ्रॉम ईरान, तो वहाँ पे अटैक करने से बेटर है यू कैन अटैक ऑन यूएस बेसिस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। एंड उसके अलावा ये ईरान ने इस वॉर को बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया, एंड ये अब तक ये वॉर चल रही है, 1 मंथ अराउंड हो चुका है, क्योंकि इस वॉर का जो एस्केलेशन है वो रीजनल एस्केलेशन है। ईरान ने अब इसको केवल अपने तक सीमित नहीं रखा है या फिर यूएस एंड इसराइल तक सीमित नहीं रखा है, इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, एस्केलेट कर दिया गया है टू द गल्फ कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि ईरान ने गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया है। उन गल्फ कंट्रीज पे अटैक कहाँ कहाँ पर किया, जहाँ पे यूएस बेसिस थे। उसके अलावा फर्दर एस्केलेट करने के लिए कुछ एनर्जी साइट्स को भी टारगेट किया गया, ठीक है। सऊदी अरेबिया लाइक इट वाज टारगेटेड बाय ईरान, देन यूएई पे बहुत सारे मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हुए थे, देन कुवैत को टारगेट किया गया, बहरीन को टारगेट किया गया, ठीक है। अब फॉर योर एसएसबी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द मैप ऑल्सो। तो हम मैं जब बोल रही हूँ वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और ये गल्फ कंट्रीज, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं हम इनको डिफरेंट क्यों बोलते हैं या फिर ये सेम है, ऐसा कुछ है। तो लेट्स सी दिस थिंग। देखो, वेस्ट एशिया तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एशिया है उसमें दिस साइड विल बी वेस्ट, वेस्ट एशियन कंट्रीज, यहाँ पे टोटल हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं वो वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गई। इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, देन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, जापान है, तो वो ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। अब वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की जब हम लोग बात करें, तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे हम लोग को सऊदी अरेबिया, लाइक सी वन, हेयर इज सऊदी अरेबिया, देन यमन इज देयर, ओमान इज देयर, ठीक है, यूएई इज देयर, कतर इज देयर, बहरीन इज देयर, कुवैत इज देयर, इराक, सीरिया, देन जॉर्डन, देन इसराइल,
देन लेबनन, एंड देन तुर्की, देन आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड ईरान। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें वेस्ट एशिया में हम मोस्टली इनको इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी आप अलग अलग मैप्स देखोगे तो कुछ कंट्रीज, कुछ मैप्स में आपको लीबिया, इवन इजिप्ट को भी इंक्लूड करके दिखाया है वेस्ट एशिया में। ठीक है, बाकी मोस्टली हम लोग वेस्ट एशिया में इन कंट्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी टर्म बताया वेस्ट एशिया, दैट दिस इज द टर्म जो हम लोग नॉर्मल ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। बट आपको पता है कि जब से लाइक हिस्ट्री में वी हैव सीन दिस थिंग कि जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, जो वो लोग क्या करते थे, दे कंसिडर ईस्ट एशिया एज फार ईस्ट। ठीक है, जो अभी जहाँ पे चाइना है, जापान है, वो उनके अकॉर्डिंग फार ईस्ट था। ठीक है, एंड जो फार ईस्ट से पास में पड़ रहा है, अब यहाँ पे ये एशिया है सपोज, यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, ये इनके लिए जो ये वाला रीजन है वो फार ईस्ट है, जहाँ पे चाइना जापान है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है। और ये जो वाला रीजन है जहाँ पर अभी मैं आप जिसको वेस्ट एशिया बोल रही हूँ, ये इनके लिए मिडिल ईस्ट है। ठीक है, मिडिल ईस्ट मतलब फार ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट आ गया, और ये अपने जो आसपास के कंट्रीज थे जैसे तुर्की वगैरह, उनको उनको हम कह सकते हैं ईस्टर्न कंट्रीज बोलते थे वो। देखिए उनके लिए, लाइक फॉर यूरोपियंस, दीज कंट्रीज वर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, दैट्स वाई हम इनको कभी कभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी बोलते थे। बाकी जो सही टर्म है वो वेस्ट एशिया ही है। और एक है गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं? अब जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे जिनको मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सीरिया, लेबनान, इसराइल, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। बट गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देर इज वन वाटर बॉडी, दिस इज पर्शियन गल्फ। ठीक है, जो मैंने अभी रीड्रॉ किया है, ये पर्शियन गल्फ है। इस पर्शियन गल्फ को जो कंट्रीज टच कर रही हैं, वो कंट्रीज जो हैं उनको बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। जैसे ईरान है, ठीक है, इराक है, दिस इज इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, देन बहरीन, देन कतर, देन यूएई, एंड थोड़ा सा पार्ट ओमान का भी इंक्लूड कर लेते हैं कभी कभी। बाकी मेजर जो कंट्रीज हैं वो यही हैं। एंड दिस पर्शियन गल्फ इज़ वेरी रिच इन ऑयल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसलिए ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं फ्रॉम देयर मेनलैंड। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये लाइक दीज टर्म्स, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज, आई थिंक ये आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब थोड़ी वाटर बॉडीज एंड थोड़ा जो पाथवे है वो जानना यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। तो आपने मेन लैंड को देखा, ठीक है। देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के तो कुछ टर्म्स याद हो, तो गल्फ हम किस रीजन को बोलते हैं? ये लैंड का वो रीजन है जो इस तरह से डेंटेड होता है। ठीक ठीक है, लाइक देर इज वन गल्फ। ठीक है, एक गल्फ टर्म होती है। अब यहाँ पे ये ओशन से वाटर आके यहाँ पे बहने लग जाएगा, एंड ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो वाटर, ये चारों तरफ, सॉरी कुछ तरफ से, चारों तरफ से नहीं, लाइक ऑलमोस्ट 3 साइड से ये वाटर जो है लैंड से सराउंडेड है। ठीक है, बाकी बे जो है वो थोड़ा ऐसे, इसका जो ये फेस है ये यहाँ से थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, ये गल्फ का फेस थोड़ा नैरो होता है। तो जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और ये गल्फ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो गल्फ ये है, जिसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको एक और ऐसा गल्फ दिख रहा होगा, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, सिमिलर स्ट्रक्चर, गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे आपने 3 गल्फ आइडेंटिफाई किए। फिर आपको दिख रही होगी रेड सी। अब हम लोग बाकी वाटर बॉडीज को देखते हैं। यहाँ पे दिख रही होगी रेड सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे। ठीक है, रेड सी आपको दिख रही होगी। उसके बाद में ईरान से ही सराउंडिंग कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं? फिर ईरान के जस्ट नॉर्थ में देर इज कैस्पियन सी। ठीक है, जब ईरान की एक नेवल जो शिप थी उसके ऊपर अटैक किया गया था यहाँ पर कैस्पियन सी में। देन थोड़ा सा अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे ईरान से, तो ब्लैक सी है। ठीक है, फिर मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पर वाटर बॉडीज आपको ईरान के आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो पता होनी चाहिए। जस्ट नॉर्थ में कैस्पियन सी है। ठीक है, सी बी, देन एम, देन आर, सी बी,
CBMR। एंड यहाँ पे आपको ये गल्फ के बारे में तो लाइक पर्शियन गल्फ, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो रेड सी इज देयर, मेडिटेरेनियन सी इज देयर, देन ब्लैक सी इज देयर, देन कैस्पियन सी इज देयर। तो ये जो सी है, वाटर बॉडीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी ईरान के नेबर्स कौन कौन है, तो देखो ईरान में जो इसका हम कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा वो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो इराक के साथ में शेयर कर रहा है। ठीक है, हेयर वी कैन सी ऑन द वेस्टर्न साइड इराक इज देयर। फिर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है। फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ में भी ईरान का बॉर्डर, ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है। और फिर यहाँ पे आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पूरे वीडियो में आपको हेल्प करेगी, वो है स्ट्रेट को जानना। ठीक है, स्ट्रेट्स क्या होती हैं, जैसे लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रेट। तो जो नैरो पॉइंट होता है, ठीक है, नैरो पॉइंट, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, जस्ट जस्ट लाइक सी दिस थिंग, यहाँ पे वी कैन मेक दिस स्ट्रक्चर। तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक है, दोनों साइड से वाइड होगा, दोनों साइड से जो वाटर है, वाटर बॉडी जो है वो दोनों साइड से वाइड होगा, और बीच में नैरो लैंड होगा। अब एक और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, सिमिलर स्ट्रक्चर, ये देखो, बीच में से बिल्कुल नैरो है एंड दोनों साइड से वाइड है। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट्स होती हैं ये चोक पॉइंट बन जाती हैं मेरीटाइम ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी आइटम लेके जाना है, क्योंकि ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ से ऑयल लेके जाना है बाहर, कहाँ के लिए, वर्ल्ड के लिए, एशिया के लिए, यूरोप के लिए। तो यहाँ से अगर ऑयल लेके जाना है, तो ये जो नैरो स्ट्रिप है, लाइक इन द केस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, ये जो गैप है इट इज ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स वाइड, मतलब ये बहुत नैरो है। ठीक है, 33 किलोमीटर जस्ट इसकी विड्थ है। तो इन दैट केस ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो है, तो इसको ब्लॉक करना किसी भी कंट्री के लिए ईजी हो जाता है। और अभी जो वॉर चल रही है उसमें सेम चीज़ हुई है, उसमें इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है बाय ईरान। यहाँ से जो भी शिप्स जा रही हैं, जो भी ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं, उनको यहाँ से पास नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये लोग ऑयल अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उनको शिप करना, यहाँ से पास करवाना इस स्ट्रेट से वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो भी शिप यहाँ से जाती है उसको, उसके ऊपर या तो ईरान अटैक कर देता है या फिर उसको, उसकी पासेज को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर ऑयल का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, एंड जैसे ही ऑयल कम बाहर जाएगा, लाइक अराउंड 20% ऑफ द टोटल ऑयल, अगर जो वर्ल्ड में 100% ऑयल डेली जा रहा है, तो उसमें से जो 20% ऑयल जाता है वो इन गल्फ कंट्रीज की तरफ से जाता है। तो ये जो 20% ऑयल अगर ये ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर कैसे जो बाकी लोग हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, वो अफेक्ट होंगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। बाकी एक और स्ट्रेट आपने देखी थी, बाबल मंदेब, जो हमने फर्स्ट स्ट्रेट यहाँ पे ये देखी। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देन द सेकेंड स्ट्रेट इज दिस वन, बाबल मंदेब। ठीक है, और आई थिंक ये मैप का मैप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जूम करके देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मेरीटाइम हाईवेज हम कह सकते हैं, जहाँ से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लाइक इराक, कुवैत, देन दिस कतर, ये जो है ये बहरीन है। ठीक है, देन यूएई इज देयर, ओमान इज देयर। तो ये जो है ये पर्शियन गल्फ है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, तो गल्फ को कनेक्ट कर रहा है, दो गल्फ को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड इस स्ट्रेट के ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है वो फिलहाल ईरान कर रहा है। इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है, इसको क्लोज करके या ब्लॉक करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो गई है, क्यों, क्योंकि गल्फ कंट्रीज इसमें अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ को जो सराउंड कर रही हैं, वो अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि उन पे ईरान टारगेट कर रहा है। देन हिजबुल्ला जो है, आपको अगर पता हो तो ईरान ने अपना एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। जो ईरान मेन लैंड है, वो तो एक
ऐसी फोर्स है जो इसराइल को अपोज करती है। साथ में इसराइल को अपोज करने के लिए या फिर खुद को फेवर करने के लिए ईरान ने एक ग्रुप ऑफ प्रॉक्सीज बनाया था, जिसमें 3 प्रॉक्सीज थे। ठीक है। द फर्स्ट वन वाज हमास, जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस अटैक हो रहा था 2023 से। एंड कौन कर रहा था? इसराइल। ठीक है। तो इसराइल वाज अटैकिंग हमास। देन सेकंड प्रॉक्सी वाज हिजबुल्ला, एंड ये हिजबुल्ला प्रेजेंट है लेबनान में। मैंने आपको सारी के सारी कंट्रीज अभी दिखाई थी। ठीक है। और फिर उसके बाद में एक हुदीज है। तो ये अ, हम कह सकते हैं एच क्यूब इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। एच क्यूब, हमास, हिजबुल्ला एंड हुदी। हुदी जो है वो रेड सी एरिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ये अटैक करते हैं शिप्स पे, मोस्टली ऑयल टैंकर्स जो है उन पे अटैक करते हैं। तो ये भी ईरान का ही प्रॉक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सोमालिया। यहाँ पे प्रेजेंट है हुदीज। ठीक है। एंड ये लाइक हेयर यू कैन सी दिस इज लेबनन। ये देखो, यहाँ पर जो ये इसराइल है, ठीक है, इसराइल एंड ईरान का डिस्टेंस आप देख सकते हो। यहाँ से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। एंड ये इसराइल के जस्ट नॉर्थ में है लेबनन। तो लेबनन में ही है ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्ला। ठीक है। और हमास जो है वो ईरान के प्रॉक्सी है। और ये इसराइल के साउथ में प्रेजेंट है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये अगर इसराइल है तो इसके नॉर्थ में है हिजबुल्ला, इसके साउथ में है हमास, एंड जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है सोमालिया, वहाँ पे है हुदीज। तो ये 3 प्रॉक्सीज बना रखे हैं ईरान ने, जिनको वो बोलता है कलेक्टिवली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इन तीनों को इन्होंने प्रिपेयर किया था, इनको फंड करते थे, इनके लिए वेपन सप्लाई करते थे ईरान। अब जब ईरान पे अटैक हो रहा है तो इनकी भी बारी आई कि वो अपने जो लोग उनको फंड कर रहे थे, जो लोग उनको बैक कर रहे थे, वो उनका सपोर्ट करें। तो इस बारी क्योंकि ईरान ने सपोर्ट किया है इन ग्रुप्स का, तो हिजबुल्ला ने भी लाइक लेबनन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिजबुल्ला प्रेजेंट है, तो लेबनन से उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। और जब इसराइल के ऊपर अटैक होगा तो वो भी हिट बैक करेगा। तो इस बार जो है हम हमास कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमास को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में उनके बीच में एक सीज फायर भी साइन हो चुका है इसराइल और हमास के बीच में। तो अब की बार वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हुदीस भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उन्होंने 1-2 अटैक किए हैं, बाकी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बट हिजबुल्ला ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, एंड इसराइल ने वापस से काउंटर अटैक किया है। तो ये जो वॉर है ये यहाँ पे भी एस्केलेट हो गई है कि ईरान ने इसको इनको भी इंक्लूड करवा दिया। लेबनान भी एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड है इस वॉर में। देन शिपिंग रूट्स जो हैं वो थ्रेट, दे आर अंडर थ्रेट। आपको मैंने बताया किस लिए अंडर थ्रेट है, बिकॉज 20% अगर ग्लोबल ऑयल ट्रेड इस जगह से हो रहा है, इस जगह को कंट्रोल करने वाला वॉर में इन्वॉल्व है, तो इट हाईली देर आर चांसेस कि ये जो जगह है वो ब्लॉक की जाएगी, क्योंकि तभी जो है वो ग्लोबल प्रेशर बनाया जाएगा बाय ईरान। ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था कि यूएस के ट्रूप्स पर और यूएस के बेसिस पर ईरान अटैक कर रहा था। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस रिपोर्ट इज फ्रॉम 2020। तो अभी थोड़ा बहुत इसमें चेंज हुआ है, लाइक इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, बाकी ये तो आपको मैं कंप्लीटली यहाँ से हटा लिया गया है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में यूएसए के ट्रूप्स नहीं है। ठीक है। 2021 में तालिबान जो वापस से पावर में आ गई थी और यूएसए वहाँ से छोड़ के चला गया था, तो यू अफगानिस्तान में ट्रूप्स नहीं है। बाकी ये जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड दीज आर द गल्फ कंट्रीज। तो ये जो बहरीन है, ठीक है, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, देन कुवैत, देन इराक, सीरिया वगैरह, इन सब में जो है यूएसए के ट्रूप्स हैं। तो इन सब पे ईरान जो है वो अटैक कर रहा है, एंड दिस इज नाउ मेकिंग दिस वॉर लाइक इनडायरेक्ट वॉर, जिसमें अटैक तो हो रहा है यूएसए के बेसिस पर वो यूएसए के बेसिस प्रेजेंट कहाँ है, किसके कंट्री में प्रेजेंट है? गल्फ कंट्रीज में प्रेजेंट है। तो इन दी एंड हम कह सकते हैं कि ये अटैक हो रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर। So from here, you can watch the next part. I have to make this video in 2 parts because I was not able to download the video full. So must watch the next part, क्योंकि वो actually the main part है इस वीडियो का। अब तक हम लोगों ने कुछ
केवल इनिशियल पार्ट को डिस्कस किया, बट द नेक्स्ट पार्ट इज स्टिल देयर, तो आप लोग उसको देखिए, यहाँ पर वो अवेलेबल है। एंड चैनल पे भी आप